वेलकम टू किनेटिक क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था और अब हम चैप्टर नंबर 3 यानी डायनामिक्स 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है ओके तो पहला एमसीक्यूज है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। क्या इनर्शिया का ताल्लुक मैस से होता है, क्या फोर्स से होता है, क्या वेट से होता है, क्या फ्रिक्शन से होता है। तो ये हमने फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया था कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया जो है, जो रेजिस्टेंस है बॉडी जो किसी भी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में जो है वो प्रोवाइड करती है, वो बेसिकली उसके मैस के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले ओल्ड टाइम्स में हम मैस की जगह पे इनर्शिया का वर्ड यूज़ किया करते थे, लेकिन बाद में हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो मैस इज एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मैस। ऑलराइट, फिर वो हमें कहता है, दूसरे न्यूमेरिकल में कहता है एमसीक्यूज में अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो फोर्स मेरे पास 5 न्यूटन है अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और बॉडी का वेट जो है वो 10 न्यूटन है, और आपने उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको इस बात का पता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए, सो A इज इक्वल्स टू F ओवर M। तो फोर्स हमारे पास है लेकिन मैस नहीं है, तो मैस को हम कैसे निकाल सकते हैं, W इज इक्वल्स टू एम जी। तो W ओवर G इज इक्वल्स टू M। सो M इज इक्वल्स टू W क्या है हमारे पास 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की राउंड ऑफ वैल्यू क्या होती है 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 किलोग्राम। तो मैस आपने इस फार्मूले से निकाल लिया जो कि 1 किलोग्राम है। सिंपल आप वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या है 5 न्यूटन और मैस की क्या है 1, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसने वैसे ही दे दिया, तो आपने सिंपल 5 पे क्या करना है, टिक करना है। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया है इसको। ओके, नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। आपको पता है P इज इक्वल्स टू एम वी लीनियर मोमेंटम होता है। मैस को यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। देखें कौन सा नज़र आ रहा है, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। ऑलराइट, तो ये 3 एमसीक्यूज जो हैं वो हमने कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, फोर्थ एमसीक्यूज में कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज यानी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे जब भी हम रेट की बात करते हैं तो बेसिकली वो टाइम के लिहाज से होता है। ऑफ अ फ्रीलिंग बॉडी इज इक्वल्स टू, एक बॉडी है जो कि फ्रीली फॉल कर रही है। जब फ्रीली फॉल करती है तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल फोर्स लग रही होती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि हमारे वेट के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे देखें क्या मोमेंटम के इक्वल है, वेलोसिटी, वेट या फिर साइज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वेट, क्योंकि ये डेल पी ओवर डेल टी नॉर्मली किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू वेट। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, वेट है। ओके, नेक्स्ट देखें चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो आपने देखा था कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी किसके इक्वल रहता है, फोर्स इनटू टाइम ऑफ कोलिजन। तो देखें फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू टाइम, मैस इनटू टाइम या फिर फोर्स। तो अभी मैंने आपको बताया है कि फोर्स और जो टाइम का प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और ये कहाँ से आया था, ये यहीं से आया था जो आपने पढ़ा अभी, डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू एफ। डेल पी को यहीं रहने दें, एफ इंटू डेल्टा टी। देखें बनने की क्वेश्चन। ऑल राइट, उसके बाद देखें जी एमसीक्यूज नंबर 6 है, ये मैं बता देता हूँ, ये इसका सही ऑप्शन था और इसका सी था। ओके, अ बुक ऑफ 5 kg इज प्लेस ऑन अ टेबल। हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास एक टेबल है,
उस टेबल पे ये बुक पड़ी हुई है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। अब देखें, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ जो है वो क्या है, नॉर्मल की फोर्स है, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें एक्शन रिएक्शन पेयर जो है उसको बनाना पड़ेगा। तब देखें, तो जो बुक है वो इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है, टेबल बुक पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो बुक जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर रही है ना, वो टेबल से पास थ्रू होके नीचे की तरफ जा रही है ना ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है बुक जो है वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे तभी हो सकती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो। जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो होती है, या तो वो रेस्ट पे होती है या वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती है। तो यहाँ पे चूंकि ये बुक रेस्ट पे पड़ी है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे ए में 50 न्यूटन है, बी 5 न्यूटन, सी 25 न्यूटन एंड डी 10 न्यूटन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करें, इस 1 को रिमूव कर दें। 1 को रिमूव करके 0 न्यूटन इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 5, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो चेंज इन मोमेंटम को हमने इम्पल्स भी कहा था, अगर आपको याद होगा। तो जब मैंने इम्पल्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इम्पल्स जो होती है चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स इंटू टाइम, इसका जो प्रोडक्ट होता है ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। ये सिंपल एक फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। अब ये फार्मूला कहाँ से आई है, मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला आता है एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी न्यूटन सेकंड लॉ की जो मोमेंटम वाली फॉर्म है वहाँ से आता है। इस डेल्टा टी को यहाँ पे ले आए आप, तो क्या बनेगा, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। इसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। अब टाइम जो है ये डेल्टा टी भी हो सकता है, ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑल राइट, क्लियर हो गया? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो नेट फोर्स 0 न्यूटन है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि 6 का जो सही ऑप्शन है वो नेट फोर्स 0 है, क्योंकि हमारी बुक टेबल के ऊपर रेस्ट पे पड़ी हुई है, और रेस्ट पे तभी हो सकती है जब उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 होगी। ऑलराइट, तो इसका सही ऑप्शन 0 न्यूटन है। उसके बाद थर्स्ट फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो गैसेज जो है वो नीचे की तरफ इजेक्ट होती हैं, और गैसेस के नीचे की तरफ इजेक्ट होने की वजह से रॉकेट के ऊपर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो मूव करता है, उसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूटन का लॉ इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली थर्ड होता है, एक्शन और रिएक्शन वाला। ऑल राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए 8 है, अ फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगी है और मोमेंटम कितना तब्दील हुआ है, 50। वो कहता है कि आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे आप, ये देखें। तो आपको पता है कि फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो मोमेंटम में तब्दीली कितनी आई है, 50, और टाइम कितना दिया गया आपको, 2। तो 2 से आप डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 25 न्यूटन। इसका सही आंसर जो है वो 25 न्यूटन। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? ओके, आगे मूव करते हैं। ये नोट कर लें फटाफट ताकि हम आगे मूव करें। ओके, उसके बाद है एट अ फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंस योर वेट इज। अगर आप कभी अम्यूजमेंट पार्क में कभी गए हो तो वहाँ पे एक झूला होता है जिसमें चारों तरफ जो है मतलब इस तरह से होता है गोल सा, और इस तरह से 7 पैसेंजर्स जो हैं ऐसे, ये पैसेंजर्स अटैच हो जाते हैं इसके साथ ऐसे, और ये इस तरह ऊपर जाता है और गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। इसे फेयर ग्राउंड कहते हैं। ओके, वो कहता है कि एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंस योर वेट इज। अब जब आप ये गोल गोल घूमेगा तो आप पे जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है। अब वो जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी उससे क्या होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको इनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करे, ये क्वेश्चन है उसका। द फोर्स दैट बैलेंस योर वेट। तो आपको पता है सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स हम यूटिलाइज करते हैं, जो हमें घुमाती है सर्कल में, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस फेयर ग्राउंड में आपको गोल गोल घुमाएगी। ऑल राइट, ओके। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय स्टिक। आपको पता है जब हमारा कारपेट गंदा हो जाता है तो हम उसको झाड़ने के लिए उसको स्टिक की मदद से जो है वो बार बार स्ट्राइक करते हैं।
तो जब हम स्टिक की मदद से स्ट्राइक करते हैं तो जहाँ पे स्टिक मारते हैं वहाँ से कारपेट अंदर की तरफ हो जाता है और जो डस्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, इस तरह से डस्ट जो है वो बाहर गिर जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या एक्शन फोर्स ऑन द कारपेट इसकी वजह से होता है, रिएक्शन फोर्स ऑन द कारपेट, या इनर्शिया ऑफ डस्ट की वजह से, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कारपेट की वजह से। तो इनर्शिया ऑफ डस्ट की वजह से जो है वो डस्ट कारपेट से बाहर गिर जाती है। ऑल राइट, ओके। उसके बाद 12 MCQ है, अ बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल। आपने क्या किया, एक बाल्टी ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और आप उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ओके। लेकिन वाटर जो है वो स्पिल नहीं हो रहा, मतलब वाटर उसमें से गिर नहीं रहा। उसकी रीज़न क्या है? क्या वेट ऑफ वाटर की वजह से, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्या इनर्शिया ऑफ वाटर की वजह से, या एक्शन रिएक्शन बैलेंस ईच अदर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन सही बनते हैं। अगर तो हम बकेट और वाटर के लिहाज से देखें तो इनर्शिया ऑफ वाटर जो है वो एक अच्छी चॉइस है, लेकिन अगर हम एक यानी कि बाहर से देखें तो फिर जो सही ऑप्शन है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन वाटर, क्योंकि आपको पता है कि ये इस पे जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इनवर्ड की तरफ लग रही है और इसके ऊपर एक और फोर्स लगती है आउटवर्ड, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसने इस वाटर को क्या किया हुआ है, स्पिल होने से बचाया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं बी, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ टीचर्स जो हैं वो मार्क करवाते हैं इनर्शिया ऑफ वाटर, लेकिन वो इनर्शिया ऑफ वाटर जो है आपके लेवल या आपके स्कोप के मुताबिक एक अच्छी चॉइस नहीं है। तो आपके जो स्कोप के मुताबिक जो आंसर बन सकता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और यही राइट आंसर है। और राइट, आगे चलते हैं। ओके, वो कौन सी फोर्स है जो कि कार को मूव करवाती है? फोर्स डेवलप बाय इंजन, डेफिनेटली इंजन जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो गाड़ी मूव करेगी। क्या गाड़ी के वेट की वजह से, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान की वजह से, या वाटर स्पिल्ड ऑन अ रोड या वाटर की वजह से? तो इसमें आपको सही नज़र आ रहा होगा कि इंजन फोर्स पैदा करेगा तो गाड़ी मूव करेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेसिक चीज़ ये है कि अगर टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद होगी तो गाड़ी मूव करेगी। देखें, सम टाइम आपने देखा कि गाड़ी जो है वो रेत में फंस जाती है। जब रेत में फंसते हैं तो इंजन तो फोर्स लगाता है और पहिया घूम भी रहा होता है, लेकिन गाड़ी फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन का होना ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन। तो इसमें जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है दैट इज़ बी, कि फ्रिक्शन होगी तो ही गाड़ी आगे मूव करेगी। बेशक इंजन जो है वो फोर्स अप्लाई करता रहे, टायर घूमता रहेगा, लेकिन गाड़ी आगे मूव ही नहीं करेगी। तो फ्रिक्शन जो है वो मदद देती है उसको आगे मूव करने में। ओके, न्यूटन पर किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू, यस, न्यूटन पर किलोग्राम आपको पता है F इज इक्वल्स टू ma, F ओवर m इज इक्वल्स टू a, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास का क्या होता है? किलोग्राम इज इक्वल्स टू a। तो ये किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो kg -1 हो जाएगा। तो न्यूटन पर किलोग्राम किसके इक्वल आ रहा है? एक्सेलरेशन के। तो इसका मतलब है न्यूटन पर किलोग्राम जो है वो एक्सेलरेशन के यूनिट के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस, यानी कि ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर हमने जो है 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, तो फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर? यस, फोर्स कितनी लगेगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगी वो बेसिकली इसकी वेट फोर्स होगी। तो आप सिंपल वैल्यू पुट करें, मास कितना है? मास आपके पास है 1 किलोग्राम। मैं दोबारा लिखता हूँ, एक मिनट। मास आपके पास है 1 किलोग्राम और g की वैल्यू क्या आपके पास 10, तो फोर्स कितनी लगेगी? 10 न्यूटन। अगर तो आप g 10 लेंगे तो 10 न्यूटन आएगा आंसर। अगर आप g की वैल्यू लेते हैं 9.8 जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो फिर आंसर क्या आएगा? 9.8 न्यूटन। अब देखिए हमें आंसर में क्या गिवन है, तो 10 तो हमें गिवन नहीं है लेकिन 9.8 गिवन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 9.8। ऑल राइट, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ 16th MCQ की तरफ।
ओके ओके, वो कहता है नेट फोर्स ऑन अ बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप एक बात याद रखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स का फार्मूला, तो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो इसका मतलब है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज़ डी। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो थे वो हमने MCQs जो हैं वो सॉल्व कर लिया। मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। ओके, 1 to 8 रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड लाइन में क्या लिखा है? ओके चलिए मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा ठीक है, MCQs 1 to 8। ओके ये देखिएगा ज़रा। सबसे पहले हमने बात की इनर्शिया। इनर्शिया का ताल्लुक मैंने आपको बताया था कि मैस के साथ होता है, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई की है किसी बॉडी पे जिसका वेट 10 न्यूटन है और आपने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला होता है F = ma। तो यहाँ से आप जो है वो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं F/m। अब फोर्स तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास मैस नहीं है, तो मैस हम निकालेंगे यहाँ से W = mg वाले फार्मूले से। तो मैस क्या आ जाएगा? W/g। वेट कितना है आपके पास? वेट 10 न्यूटन है, 10/10, g की वैल्यू 10 है, तो 10 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया? 1 किलोग्राम। अब सिंपल आप यहाँ पे फोर्स कितनी है आपके पास? 5 न्यूटन, मैस कितना है? 1 किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर मैंने SI यूनिट बताया आपको लीनियर मोमेंटम का, ये तो आपको याद होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये ड्राइव भी करवाया था आपको। ऑल राइट, आगे देखें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज, देखें जब एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उस पर फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। जब ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो इसका मतलब अगर उसके मोमेंटम में तब्दीली आ रही है तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटी की फोर्स है, और ग्रेविटी की फोर्स क्या करती है? वेट प्रोवाइड करती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज वेट। फिर चेंज इन मोमेंटम बताया था, जो कि इम्पल्स होता है, वो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फिर ये बताया कि अगर कोई हमारे पास 5 किलोग्राम बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है तो उस पर नेट फोर्स निकालें। तो जब एक चीज़ टेबल पे पड़ी है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। तो मैंने आपसे कहा था कि इस 1 को रिमूव कर दें, इसका सही ऑप्शन जो है वो 0 न्यूटन है, और इसको टिक कर लें। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स मैंने आपको बताया था कि जो रॉकेट पे लगती है दैट इज थर्ड लॉ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फोर्स का बताया कि अगर फोर्स जो है आपने फोर्स लग रही है 2 सेकंड के लिए और 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम में चेंज ला रही है तो आपने उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखें, डेल्टा P/डेल्टा T। तो डेल्टा P क्या है आपके पास? P जो है दैट इज़ 50 और डेल्टा T क्या है? 2 से कट गया तो ये 25 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज़ 25। ऑलराइट, तो ये आपने MCQs कहा था, ये मैंने रिपीट कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी आ रही तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको कैलकुलेशंस की समझ आ जाएंगे। सो इंशाल्लाह कल हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, देन हम डायनामिक्स 2 की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।